मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खिलाड़ी केवल खेलों में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता और उच्च मानदंड स्थापित करता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे आदर्श भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के प्रतीक हैं, जिनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेता सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। विक्रम पुरस्कार मुख्यमंत्री ने 11 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें शामिल हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग खरगोन, जानवी श्रीवास्तव कयाकिंग कैनोइंग भोपाल, रागिनी मार्को तीरंदाजी जबलपुर, श्रुति यादव बॉक्सिंग भोपाल, शिवानी पवार कुश्ती छिंदवाड़ा, रुबीना फ्रांसिस दिव्यांग शूटिंग जबलपुर। प्रत्येक को 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। एकलव्य पुरस्कार उभरते खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें शामिल हैं ऋतुराज बुंदेला शूटिंग टीकमगढ़, भूमि बघेल कयाकिंग कैनोइंग महेश्वर, नेहा ठाकुर सेलिंग देवास, प्रियांशी प्रजापत कुश्ती उज्जैन। प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि दी गई। विश्वामित्र पुरस्कार 3 अनुभवी प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। पीयूष कांति बारोई कयाकिंग कैनोइंग, अशोक कुमार यादव तीरंदाजी, लोकेंद्र शर्मा हॉकी। प्रत्येक को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार श्री रतनलाल शर्मा जिम्नास्टिक उज्जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। 38वें नेशनल गेम्स 2025 की विजेताओं को 5.46 करोड़ की सम्मान निधि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 82 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 34 स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य विजेता कुल 18 खेलों में पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया गया। कुल सम्मान राशि 5.46 करोड़। आज मध्य प्रदेश खेल शिखर अलंकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार तालियों बनी के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश शरण जी का। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि हमारे मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री रमेश मिंदोला जी, सचिव श्री दिग्विजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे पीएस स्पोर्ट्स श्री मनीष सिंह जी, पीएस स्पोर्ट्स, यहाँ उपस्थित सभी भोपाल के सम्मानित नागरिक, यहाँ खेल संघ से पधारे सभी पदाधिकारी, मेरे सभी सहयोगी साथी और सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ उपस्थित सभी प्यारे प्यारे खिलाड़ियों, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 11 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड, 12 खिलाड़ियों को एकलव्य और 2 कोचेस को विश्वामित्र और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज अवसर है जब हम अपने 38वें नेशनल खेल जो उत्तराखंड में हुए थे, उन खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उनके कर कमलों से सम्मानित कराने का। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम, जो ट्रॉफी आप आज सामने देख रहे हैं, ये सभी राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने 3रा स्थान राष्ट्रीय खेलों में पाया। हमारे खिलाड़ियों ने 34 स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य पदक प्राप्त किए। कुल 82 पदक हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी खिलाड़ियों को 546 लाख की सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपने स्पेन भ्रमण में इतना व्यस्तम दौरा आपका था, उससे आपने खेल और खिलाड़ियों के लिए समय निकाला और ला लीगा लीग से मध्य प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ियों और कोचेस का कैसे उन्नयन हो, इसके लिए आपने वहाँ सहमति की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। उसी का परिणाम है खेलो इंडिया जैसे आयोजन, जहां एक और खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं तो खेल और खिलाड़ी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह मुझे प्रसन्नता है, मैंने पिछली बार भी
खेल विभाग के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में यदि किसी एक विभाग के सबसे ज्यादा कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है तो वो खेल विभाग के कार्यक्रम में दिया है खिलाड़ियों के लिए। ये उनकी खिलाड़ियों के प्रति सजगता, खेल के उन्नयन की भावना को स्थापित करता है। वो स्वयं उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, वो खेल को जानते हैं, खिलाड़ी की भावना को जानते हैं। और इसीलिए भाइयों और साथियों, आगे आने वाले समय में जैसा आज हमारे उद्घोषक बंधु ने कहा कि हम लगातार 2 नेशनल गेम में तीसरे स्थान पर आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले हम 21 से 22वें स्थान पर आते थे। आज हमारे ये खिलाड़ियों का योगदान है कि मध्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड का हमारा राष्ट्रीय खेल हो या उससे पहले का राष्ट्रीय खेल हो, राज्यों की श्रेणी में हम नंबर 3 पर आए हैं। पर मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि मुझे और हम सबको सोना बहुत पसंद है। समझे क्या? सोना मतलब समझ गए ना? मतलब गोल्ड मेडल बहुत पसंद है। और ये गोल्ड मेडल लाकर अगली बार ये आयोजन के में केवल खिलाड़ियों का सम्मान होगा ऐसा नहीं है, केवल विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड मिलेगा ऐसा नहीं है। सही मायने में ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात का संकल्प लेने का कार्यक्रम है कि यदि हम पिछले नेशनल गेम में नंबर 3 पर आए थे तो आज खिलाड़ियों को ये संकल्प लेना है कि अगले नेशनल गेम में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आएगा। और वैसे भी भाइयों और साथियों, सम्मान बहुत थिन लाइन वाला काम है। सम्मान केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप कोई मंच पर बुलाकर एक मेमेंटो देंगे और कुछ पुरस्कार राशि देंगे। सम्मान देने के पीछे का भाव समाज का यही होता है कि आपने जो किया है उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में इससे अच्छा आपको करना है। इस संकल्प के साथ आपको ये सम्मान ग्रहण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम खेल विभाग में अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से हम जहां युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, तो हमारी नई नई एकेडमी और उत्कृष्ट एकेडमीज के माध्यम से हम खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बना रहे हैं। जहां हम पार्थ योजना के माध्यम से युवा कल्याण के लिए युवाओं को नए रोजगार देने के अवसर को सृजित कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आज इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विधानसभा में अब कम से कम एक स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी बनवाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। खेल के उन्नयन के लिए हमें खेल परिसर के उन्नयन की बहुत आवश्यकता है और उस पर काम मध्य प्रदेश कर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड में जो हमारे खिलाड़ियों ने 82 मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान राशि दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड के विजेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता को भी इस मंच से हम सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और विभाग की ओर से इन खिलाड़ियों के माध्यम से, इन खिलाड़ियों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस लक्ष्य को साधने में मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण को आप आगे बढ़ाने में लगे हैं, हम सब युवा खिलाड़ी भी इसमें आपके साथ निश्चित रूप से पूरी तन्मयता के साथ लगेंगे और खेल के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस शिखर खेल अलंकरण 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं के इस पुरस्कार ग्रहण समारोह में अभी अभी हमारे बीच अपनी युवा ऊर्जा और खेल के मंत्री के लिए आज का ये आयोजन का कितना आनंद होता है कि उनकी वाणी से आपने देखा हो। ऐसे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। एक और शख्सियत मंच पर विराजमान है हमारे विधानसभा क्रमांक, वैसे इंदौर की दृष्टि से तो 2 नंबर की है और वैसे लगातार अपनी विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय रमेश मेंदोला जी, आपका भी अभिनंदन है।
स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए देश, प्रदेश और विदेश तक लगातार चिंता करने वाले ओलंपिक संघ के सचिव माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मंच पर मौजूद SCS अभी 2 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया विदेश से आकर के अपनी पहचान बनाने वाले माननीय मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और खेल के पदों पे तो बहुत सारे रहेगा, एसपी, DIG, IG और अभी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के, और अभी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर फिट फाट हो तो और आनंद बढ़ जाता है। हमारे राकेश गुप्ता जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। बातें काफी हो गई है। मेरी अपनी ओर से मंच के सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्रशिक्षक, आमंत्रित अतिथियों के साथ अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, युवा खिलाड़ियों, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं और हमारी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को भी स्मरण करा रहा हूं। हम में से अब आज से 8-10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी हो या भगवान राम का जीवन, हम कभी दोनों में एक समानता अगर देखेंगे तो दोनों के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हमारे देवता इसलिए नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी भाव से मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान राम का ऐसे ही तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से सेना नहीं मांगते। दशरथ जी खुद जाकर के, विश्वामित्र जी ने कहा कि जंगल में कुछ इस टाइप के आतंकवादी टाइप के राक्षस लोग रहते हैं, इनको मारना है जिससे वहां की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये युवा चाहिए। तो युवा एक तरह से युवाओं की दृष्टि और बाद का समय वो कैसा बदला बताने की जरूरत नहीं। अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम को अगर वहां से विश्वामित्र ले जा करके जंगल में मारीच, सुबाहु, त्रिजटा इनको मारने का टास्क नहीं देते तो भगवान राम का आगे का समय क्या होता मालूम नहीं। लेकिन जंगल में जाने के बाद उन्होंने खिलाड़ी भावना के आधार पर अपने जीवन को जो पलटा है, खिलाड़ी का जीवन ये वाकई इस प्रकार का रहता है जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करता है और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि से, जैसे भगवान राम ने न केवल वहां विजय प्राप्त की बल्कि आगे जाकर के उस पिनाक धनुष को तोड़ने का राजा जनक के दरबार में जो पराक्रम दिखाया वो खिलाड़ी भावना का तो था, जो स्वयंवर में माता सीता को भी लाए और दुनिया में जय जय श्री राम कहलाए। खेल हमको क्या क्या दे देता है, ये भगवान राम से सीखे। दुश्मनों से मुक्ति देता है, घर में माता सीता देखता है और पराक्रम और पुरुषार्थ देता है हमारे लिए। और कृष्ण भगवान के काल में चलते हम सब देखते कृष्ण भगवान की जाने अनजाने जन्माष्टमी आने वाली। कृपा करके मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी हमारे मुंह से निकले तो इस पे ध्यान देना। भगवान कृष्ण के बारे में माखन से जोड़ करके हम उनको क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के अपने घर में हजारों गायें हैं और आप उनकी गायों से घर में माखन निकलता है। आप बताओ एक बच्चा कितना माखन खाएगा? 1 दोना 2 दोना, आप ज्यादा अच्छे खिलाड़ी तो आधा किलो, तो वो एक गाय का ही हो जाता। लेकिन जिसके घर में हजारों गाय है वो माखन के बारे में उनपे जो लगता है भगवान का माखन मटकी से क्या संबंध जोड़ते हैं, वो कितना गलत है मैं केवल ये बताना चाहूंगा। अपने घर के अंदर आप कभी भगवान कृष्ण का जीवन देखना। उनका जन्म तो जेल में हुआ, वो तो उनको मालूम नहीं, होश नहीं था उनका बचपन से। जब आंख खुली तो घर में उनको पूतना आ गई दूध पिला के मारने का, ये भी मान लो वो छोटे नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कंस रोज उनको मारने के लिए भेजता है। वो अपने आगे चलते थोड़ा थोड़ा जीवन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कभी कोई बटासुर, कभी शंखासुर, कभी कोई और वो भगवान एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा कितना प्रेम करते हैं।
जिसको मारना उसको मार दिया, तो पूछते तो होंगे कि ये कौन है। यशोदा मैया से पूछते कि ये शंखासुर आया है या ये जो मेरे को मारना है ये कौन है। तो माँ उसको गले से कन्हैया को लगाती, कहती बेटा ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कंस भेजता, तू घर से बाहर निकला मत कर, अंदर ही रहा कर। अब आप अंदाज लगा लो कि छोटा बच्चा, उसके मन में कोई आगे कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है। अब ये घटना तो उसके दिमाग में है, कोई ना कोई दुश्मन उसको मालूम पड़ गया। अब घर में माखन बन रहा है रोज और मटकी भर भर के माखन जा रहा है, तो बच्चे के मन में कभी तो उनमें आते हुआ कि माखन कहाँ जा रहा है। अब ये घटना देख करके यशोदा मैया नंद बाबा कहते कंस क्यों जा रहा है। अब उस बच्चे के मन में दुविधा आ रही है कि ये जो दुश्मन है